हेलो फ्रेंड्स, जैशिक आर्ट में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1 का पाठ 2 राजा, किसान और नगर, इसका भाग 2 पढ़ेंगे। इसमें हम मुख्यतः 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी की बात करेंगे। इसका हम एक भाग कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसके लिए सबसे पहले ये समझ लेना ज़रूरी है कि हमारा जो अभी सेकंड चैप्टर चल रहा है, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर, इन तीनों चैप्टर में 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक की बात की जाएगी। आप कैसे? तो हमारा जो सेकंड चैप्टर है उसमें इस कालक्रम के राजनीतिक व्यवस्था की बात की जाएगी। उसके बाद तीसरे चैप्टर में इसके सामाजिक दशा की बात की जाएगी और उसके बाद चौथे चैप्टर में इसकी जाके धार्मिक दशा की बात की जाएगी या धार्मिक व्यवस्था की बात की जाएगी, जिसमें हमारे बौद्ध और जैन धर्म को मुख्यतः पढ़ेंगे। किसमें? धार्मिक व्यवस्था में। तो इस टाइम हम क्या है 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक के ही ये तीनों चैप्टर हम पढ़ेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आज हम एक और नई बात जान लेते हैं। हम अपने इन वीडियोस में एक नई प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं। हमने जो पिछले चैप्टर्स पढ़ रखे हैं उनमें से हर वीडियो में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और एक शब्द का, और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और मैं हर क्वेश्चन का आंसर उसकी नेक्स्ट वीडियो में बता दिया करूँगी। जैसे आज मैं ये क्वेश्चन पूछूंगी, उसके बाद इसका आंसर जो नेक्स्ट वीडियो बनेगी उसमें मैं दे दूंगी। तो आज का हमारा क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरें थी उसका निर्माण किस पत्थर के द्वारा किया जाता था। तो इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में दे देना। अब हम पाठ को स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा टॉपिक है वो है प्रारंभिक राज्य, मतलब जो 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी थी उसमें प्रारंभिक राज्य कैसे थे। तो प्रारंभिक राज्यों में मुख्यतः हम पढ़ेंगे इसमें 16 महाजनपद। 16 महाजनपद। अब क्या है कि सबसे पहले तो एक शब्द है हमारा जनपद, उसका अर्थ समझ लेना चाहिए। तो महाजनपद शब्द जो हमारा है वो जनपद से बना है। तो जनपद शब्द है वो शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो जन और एक पद। जन का अर्थ होता है लोग और पद का अर्थ होता है पांव या पैर। तो जो जनपद शब्द है उसका अर्थ होगा कि लोग जहाँ पैर रखते हैं या लोग जहाँ पांव रखते हैं और बस जाते हैं, वही क्या कहलाता है? जनपद कहलाता है। मतलब लोग आए, उन्होंने वहाँ मतलब किसी जगह पे लोगों ने पैर रखा और वो उस जगह पे बस गए, उसी को हम क्या कहेंगे? जनपद कहेंगे। और कई जनपद मिलकर महाजनपद का निर्माण करते हैं। तो हमारी जो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व है उसमें हमारे जो उपमहाद्वीप है उसमें 16 महाजनपद थे। कितने? 16 महाजनपद। तो आइए हम पढ़ते हैं कि जो महाजनपद कैसे मिलते हैं। कई जनपदों को मिलाकर बनते हैं। अब जो हमारी 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व है उसमें भारत में हमारे 16 महाजनपद थे। कितने? 16। और प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी होती थी और वो राजधानी कैसी होती थी? किलेबंद होती थी। प्रत्येक जो महाजनपद था उसकी एक राजधानी होती थी और वो राजधानी किलेबंद होती थी। इसके अलावा जो 16 महाजनपद थे हमारे, 16 महाजन में से 14 में तो राजतंत्र था, 14 में तो राजतंत्र चलता था, जबकि दो महाजनपद थे जिनका नाम था मल्ल और बज्जी। इन दोनों में गणतंत्र था। तो ये याद रखने योग्य पॉइंट है। और इसके अलावा हमारे जो महाजनपद काल थे उनमें शासन अधिकतर राजाओं का हुआ करता था, लेकिन राजाओं के अतिरिक्त कुछ एक ऐसा व्यक्तियों का संगठन होता था जिसे गण या बज्जी कहा जाता था। क्या? गण या बज्जी। तो ये समूह मिलके भी शासन किया करते थे और इसमें प्रत्येक व्यक्ति होता था समूह का, वो एक टाइप से राजा होता था। हमारे जो महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध हैं वो भी इन्हीं जो गण थे या गणों से संबंधित थे।
ठीक है, इतनी बात कंप्लीट हो गई। अब जो हमारे महाजनपद हैं उनकी जानकारी के शोध। अब जो महाजनपदों की 16 जनपदों की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है। अब हमने पढ़ा कि जो 600 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक हमारे बौद्ध और जैन धर्म का मुख्यतः विकास हुआ था और उसमें अनेक ग्रंथ भी लिखे गए। तो अभी तो हम राजनीतिक व्यवस्था के बारे में पढ़ रहे हैं इस काल की, लेकिन आगे के चैप्टर में हम धार्मिक व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हमारे जैन और बौद्ध धर्म है ग्रंथ हैं। तो जो धर्म है और उनमें जो ग्रंथ लिखे गए वही जो हमारे महाजनपद थे उनकी जानकारी के सबसे प्रमुख स्रोत थे। हमारे 16 महाजनपदों की जानकारी सबसे ज़्यादा हमें जैन और बौद्ध धर्म के जो मुख्य ग्रंथ थे उससे मिलती है। और सबसे मुख्य ग्रंथ कौन कौन से थे? एक तो भगवती सूत्र था हमारा और एक हमारा था अंगुतर निकाय। भगवती सूत्र हमारा जैन धर्म का था और अंगुतर निकाय हमारा बौद्ध धर्म का था। तो इन दोनों ही ग्रंथों से हमें किसकी जानकारी मिलती है? महाजनपदों की, 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। इसके अलावा फिर लगभग 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व, मतलब जब ये 16 महाजनपदों का काल था उसी समय 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से हमारे जो ब्राह्मण थे, हमारे जो वैदिक धर्म में या हमारे जो वैदिक धर्म के ब्राह्मण थे उनने संस्कृत में, कौन सी भाषा में? संस्कृत में धर्मशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना प्रारंभ की। कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में धर्मशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना प्रारंभ की। अब ये धर्मशास्त्र था, इससे हमें जो लोग हैं उनकी सामाजिक व्यवस्था के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारियाँ मिलती हैं, वो हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन इस चैप्टर में हमारा केवल इतना है कि जो धर्मशास्त्र था वो उसके अनुसार शासक केवल क्षत्रिय होते थे। मतलब जो हमारी वर्ण व्यवस्था थी उसके अनुसार भी यही होता है कि ब्राह्मण का स्थान सर्वोपरि होता है और शासक केवल क्षत्रिय होते हैं, वैश्य केवल व्यापारी करते हैं और शूद्र निम्न लोग होते हैं। तो ऐसे ही जो हमारा धर्मशास्त्र है जिसकी रचना 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से प्रारंभ हुई थी और किसने की थी? ब्राह्मणों ने की थी। कौन सी भाषा में की थी? संस्कृत भाषा में की थी। तो इस ग्रंथ से ये ग्रंथ क्या कहता है कि शासक क्षत्रिय ही होते थे और शासकों का कार्य क्या था? व्यापार आदि की देखरेख करना, लोगों की रक्षा करना और लोगों से रक्षा के बदले में कर लेना, ऐसे विभिन्न कार्य शासकों के थे। तो ये हमारे जो 16 महाजनपद है उसके बारे में तो हमने आज जान लिया है। अब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपद थे, ये तो पता चल गया। लेकिन 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से और 4थी शताब्दी ईस्वी पूर्व तक, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से 4थी शताब्दी ईस्वी पूर्व तक उन 16 महाजनपदों से जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था उसका नाम था मगध। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से 4थी शताब्दी ईस्वी पूर्व के बीच में 16 महाजनपदों में से जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था उसका नाम क्या था? मगध। तो अब हम मुख्यतः मगध के बारे में पढ़ेंगे। तो अब हमने ये तो देख लिया ये सबसे शक्तिशाली था और ये कहाँ स्थित है? वर्तमान में विहार राज्य जो है वहीं पर ये हमारा कौन सा महाजनपद था? मगध। अब क्या है कि अब हमें ये तो पता चल गया कि जो मगध था वो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, पर अब वो इतना शक्तिशाली था तो उसके कुछ कारण भी होंगे। तो इतना शक्तिशाली महाजनपद था जो मगध, उसके शक्तिशाली होने के क्या कारण थे? तो सबसे पहला जो कारण था वो था मगध क्षेत्र में खेती की अच्छी उपज। जो मगध का क्षेत्र था वहाँ पर जो खेती होती थी वो बहुत अच्छी होती थी और उस उपज के कारण वहाँ पर आर्थिक व्यवस्था अच्छी थी। जब हम कहीं भी देखते हैं जब खेती की उपज अच्छी होगी तो बाजार अच्छा चलेगा, पैसे आएंगे और पैसे आएंगे तो उससे साम्राज्य शक्तिशाली होगा और चीज़ों में उसका प्रयोग किया जाएगा। राजा को कर अच्छा मिलेगा और कर अच्छा मिलेगा तो उससे साम्राज्य का विस्तार होगा। तो सबसे पहला तो जो शक्तिशाली होने का कारण था वो क्या था? खेती की अच्छी उपज। ठीक है। अब जो दूसरा कारण था वो था लोहा। अब हमने ये देख लिया था कि वैदिक सभ्यता में लोहे की खोज हो चुकी थी। अब वैदिक सभ्यता में लोहे की खोज हो गई तो हमारे जो 16 महाजनपद हुए और मुख्यतः मगध,
तो उनमें इस लोहे का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और मगध का शक्तिशाली होने का एक प्रमुख कारण लोहा है, क्योंकि और जो महाजनपद थे, लोहा तो उस टाइम आ चुका था, पर अब आ तो गई कोई चीज़, मान लो कोई चीज़ हमारे बाजारों में है, लेकिन हर कोई के पास वो नहीं आ सकती, या किसी को वो प्राप्त नहीं हो सकती। लेकिन जो मगध था उसको लोहा बड़ी ही आसानी से उपलब्ध हो जाता था। जो मगध था उसको क्या था, लोहे की खदानें आसानी से उपलब्ध हो जाती थी, क्योंकि जो लोहे की खदानें थी वो आधुनिक झारखंड में थी, और हमारा जो मगध है वो आधुनिक बिहार में था, तो ये पास पास में थे। इससे क्या था कि जो लोहे की खदानें मगध को आसानी से उपलब्ध हो जाती थी, और इससे उनको बहुत लाभ हुआ। अब लोहे की खदानें उपलब्ध हो गई उन्हें, लेकिन इस लोहे से क्या लाभ हुआ उन्हें, तो इस लोहे का प्रयोग क्या होता था, लोहे के उपकरण और हथियार बनाना सरल हो गया। जब उनके पास लोहा आसानी से उपलब्ध होने लगा जब उनको, तो उनको क्या, एक तो लोहे के उपकरण और दूसरा लोहे के हथियार, ये दोनों चीज़ें बनाना उनके लिए बहुत आसान हो गया। और दोनों ही चीज़ें बहुत ज़रूरी है। लोहे के उपकरण अच्छे होंगे तो कृषि अच्छी होगी, और कृषि हमने देखा इस क्षेत्र में कृषि अच्छी हुई, तो इसका एक कारण ये भी है कि यहाँ पर क्या था, जो लोहे के उपकरण थे वो अच्छी मात्रा में आसानी से उपलब्ध हो जाते थे। और लोहे के हथियार अच्छे होंगे तो सुरक्षा व्यवस्था अच्छी होगी, और सुरक्षा व्यवस्था अच्छी होगी तो साम्राज्य शक्तिशाली होगा। तो हमारा जो मगध है तो उसमें क्या था, लोहे के उपकरण और हथियार बनाना क्या था, सरल था। सरल क्यों था, क्योंकि जो लोहे की खदानें थी वो बहुत पास में थी और आसानी से उपलब्ध हो जाती थी। अब जो तीन टॉपिक हो गए, एक तो शक्तिशाली होने के कारण खेती की अच्छी उपज है, दूसरा है हमारा लोहा क्यों, क्योंकि लोहे से उपकरण आसानी से बन जाते थे जिससे खेती अच्छी होती थी, और लोहे से हथियार आसानी से बन जाते थे जिससे हमारा क्या उपज, वो हमारी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होती थी। अब सुरक्षा व्यवस्था में एक और प्रमुख क्षेत्र था कि एक और प्रमुख पॉइंट है कि जो मगध था उसके जंगल क्षेत्र में हाथी थे। मतलब हर साम्राज्य में एक जंगल तो होते ही हैं, तो मगध का जो जंगल था या मगध के आसपास के जो जंगली क्षेत्र थे उनमें हाथियों की बहुतायतता थी। मतलब जो हाथी थे वो बहुत अच्छी मात्रा में पाए जाते थे, और हाथी क्या होते थे, सेना के महत्वपूर्ण अंग होते थे। जो हमारा राजतंत्र चलता था या उस टाइम का जो राजा वाला शासन चलता था, उस टाइम हाथी सेना के एक बहुत मजबूत अंग होता था, एक महत्वपूर्ण अंग होता था सेना का। तो अब उन्हें हथियार आसानी से मिल रहे हैं, उन्हें हाथी आसानी से मिल रहे हैं सेना के लिए। मतलब उनके जंगलों में रहते थे और वो लोग क्या करते थे, उन हाथियों को पकड़वाते थे और सेना में भर्ती करते थे। तो साम्राज्य तो शक्तिशाली होगा। अब देखिए, सुरक्षा व्यवस्था के लिए हथियार भी अच्छे से मिल रहे हैं और हाथी भी मिल रहे हैं, तो ये भी शक्तिशाली होने के कारण है। इसके अतिरिक्त उनकी क्या, गंगा व उसकी सहायक नदियाँ, जो वहाँ की क्या थी, गंगा नदी थी, और उसकी जो सहायक नदियाँ थी उनसे आवागमन सस्ता व सुलभ था। आवागमन मतलब आना जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो आज आते जाते थे वहाँ के लोग, एक तो वो सस्ता था। अब कोई चीज़ आसान कार्य होगा तो वो सस्ता ही होगा, तो वहाँ जो आवागमन था वो बहुत सुलभ था, मतलब बहुत ही आसान था, और आसान था इसलिए सस्ता था। तो ये भी उसकी एक मजबूती का, क्योंकि लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से जा सकते थे, संपर्क आसानी से हो सकता था, जो एक साम्राज्य को या एक राज्य को शक्तिशाली बनाने का प्रमुख कारण होता है। इसके अतिरिक्त अब जैन और बौद्ध धर्म के लेखक क्या कहते हैं, जो जैन और बौद्ध धर्म के लेखकों के अनुसार जो हमारा मगध था उसके शक्तिशाली होने का कारण उसकी शासकों की नीतियां हैं। हमारे जैन धर्म और बौद्ध धर्म के लेखक कहते हैं कि जो हमारा मगध साम्राज्य है उसका शक्तिशाली होने का एक प्रमुख कारण है, एक बड़ा कारण क्या है, वहाँ के शासकों की नीतियाँ। वहाँ के शासक बहुत शक्तिशाली होते थे, बहुत बुद्धिमान होते थे, और वो जो नीतियों का निर्माण करते थे वो भी क्या होती थी, साम्राज्य को मजबूत बनाने की एक बहुत बड़ा कारण थी। तो
तो ये बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि कोई भी साम्राज्य के विकास के लिए उसकी शासकों की नीतियों का बहुत बड़ा योगदान होता है। शासक कैसे कार्य करता है, वो निरंकुश है या फिर अच्छे से अपनी प्रजा को सुख सुविधाएं प्रदान करता है, तो उस हिसाब से साम्राज्य का विस्तार होता है और वो शक्तिशाली बनता है। तो जो बौद्ध और जैन धर्म के लेखक हैं, उन्होंने क्या बताया है, मगध के शक्तिशाली होने का कारण शासकों की नीतियों को बताया है। और शासक मुख्यतः शासक कौन कौन से थे, हमारे बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्मनंद, ये तीनों शासक थे। इनको मुख्यतः ये कहा कि ये तीनों शासकों की नीतियाँ ज़्यादा अच्छी थी, सबसे ज़्यादा अच्छी इन्हीं तीनों शासकों की नीतियाँ थी। तो इस प्रकार क्या है कि जो हमारा मगध था वो इन कारणों से शक्तिशाली था। अब आशा है आपको आज का ये टॉपिक बहुत ही इजी वे में बड़े ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसके पार्ट 3 में। थैंक यू सो मच।